कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके जो 12 मार्च 2025 को जो आपकी जो हिंदी का पेपर होने वाला है और हिंदी के पेपर में आपके जो बहुत ही शानदार तैयारी के लिए आप जो एक पेपर आपके सामने है, ये माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 का, यानी कि ये लास्ट ईयर का पेपर है। लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि पुराने पेपर देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा जो इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन है जिसमें से रिपीट होते हैं और हूबहू रिपीट होते हैं, सेम टू सेम। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और मान लो इसमें से आपके 4-5 नंबर के भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, एक पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आपके जो, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर आपके सामने है, तो इस वीडियो में हम ये ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आए हैं 2024 वाला, यानी कि लास्ट ईयर का पेपर जो हुआ था वो वाला पेपर आपके सामने है। और इसमें आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन, जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन, उनको कवर करने वाले हैं। तो ये पूरी पेपर की जो PDF है वो अपने ऐप के ऊपर भी उपलब्ध है, और बोर्ड के जो टॉपर्स हैं जिनके हिंदी में 80 में से 80 नंबर आए, उन टॉपर्स की कॉपियाँ भी अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कक्षा 10 की टेस्ट सीरीज़ में आपको ये मिल जाएगी और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो आइए इसमें वीडियो में कक्षा 10 का जो हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए 2024 का पेपर देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें से आपके कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। अब की बार आपके जो अबसदा के जो 15 प्रश्न आएंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर जो 12 क्वेश्चन आए थे, अब इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किए हैं, तो ये 12 क्वेश्चन है और 12 आपके ऑब्जेक्टिव है। तो आपके 15 आएंगे तो 15 ही क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको एक साथ एक टेबल बना के देना है, ताकि आपको जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, और वो बहुत ही, अगर आप जो शानदार तरीके से लिखेंगे इनको तो आपके बहुत ही शानदार नंबर भी देंगे। अगर आपकी राइटिंग वगैरह अच्छी नहीं है तो आप ये टेबल बना के नंबर देंगे तो आपको और भी अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है ये कि रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो आपको इसमें बताना है कि रसिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। रसिया में आपको बताना है कि प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो रसिया में जो है इसमें आपके ईया प्रत्यय कौन सा है, देखो बोलने में भी आपके लग रहा है रसिया ईया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके ईया प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें इस प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं कि प्रत्यय आखिर होता क्या है। तो ये आपके सामने प्रत्यय हैं और प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं पहले। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है, यानी कि वो शब्द के बाद में लगते हैं। और भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है, और यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि कौन से शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण योगदान है, तो यौगिक शब्द बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अब प्रत्यय देख लेते हैं, जैसे खेल प्लस आड़ी तो खिलाड़ी हो जाएगा, मेल प्लस आवट का मिलावट हो जाएगा, पढ़ प्लस आकू का पढ़ाकू हो जाएगा, जूल प्लस आ का जूला हो जाएगा। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो प्रत्यय वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संस्कृत के प्रत्यय हैं, एक हिंदी के प्रत्यय हैं, और एक विदेशी प्रत्यय हैं, ठीक है। तो हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो हिंदी प्रत्यय है वो हिंदी प्रत्यय अपने काम के, और ये हिंदी प्रत्यय अपने कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें आपको एक तो ये याद रखना है इत प्रत्यय, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पलवित, इसमें सबके लिए लास्ट में इत आ रहा है। एक प्रत्यय वाला है तो सामाजिक, धार्मिक, पारिश्रमिक, ठीक है, सामाजिक, मानसिक, पारिश्रमिक, इसमें एक प्रत्यय है। ये की बात करें तो ये भारतीय है, मानवीय है, राष्ट्रीय है और स्थानीय है, ठीक है। वान में आप याद रखेंगे धनवान, बलवान, गुणवान और दयावान, सबके लास्ट में देखो वान आ रहा है। इसी प्रकार से आपको इसमें मान की बात करें तो श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, सबके पीछे मान आ रहा है। और बात कर लेते हैं हिंदी के प्रत्यय की, तो हिंदी में जो प्रत्यय हैं वो हिंदी के जो हिंदी प्रत्यय वो हिंदी प्रत्यय अपने कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले देख लेते हैं कि ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, हिंदी के प्रत्यय 2 है इसमें आपके, तो कृत प्रत्यय आपके तद्धित प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि धातु या क्रिया के अंत में लगकर, जैसे धातु या क्रिया क्या होती है, जिससे किसी काम का होना है पाए जाते हैं, जैसे आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, नाचना, जिनके पीछे ना आता है अधिकतर वो क्रिया होती है। तो उनके पीछे जो कोई ये जो शब्द जुड़कर नए शब्द का निर्माण होता है तो उसको अपन कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना होती है। इसमें आपके देख लेना, जैसे बेलना, बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, ई, बोली, बोलना, सोचना, सुनना, हंसना, तो इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा। आ, झूला, झूलना, भूलना, खेलना, ठीक है, ये ना प्रत्यय, इसमें आ प्रत्यय हैं। और आहट, घबराहट, बड़बड़ाहट, चिल्लाहट, ये सभी आहट प्रत्यय हो जाएंगे।
जैसे आड़ी वाले तो खिलाड़ी, कबाड़ी, ये सभी आपके रचना के इस प्रकार से आप इनके नाम लिखेंगे। तो ये कृत प्रत्यय है, इसमें आपके ये भी याद रखना है। तद्धित प्रत्यय भी आपको याद रखना है कि क्रिया को छोड़कर जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये आदि में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जो क्रिया को छोड़ के संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण इनके पीछे लग के शब्द बनाते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मानवता, जादूगर, बालपन, लिखाई, ये सभी आपके तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर आपके रसिया में क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपके ईया प्रत्यय हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि गुण संधि का सही उदाहरण है। तो गुण संधि का आपको सही उदाहरण बताना है। तो गुण संधि का जो सही उदाहरण है वो आपको पहले गुण संधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुण स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। संधि क्या होती है? तो संधि का मतलब होता है योग या मेल, अर्थात दो ध्वनियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, तो वर्ण परिवर्तन हो जाता है। इन जो विकार युक्त मेल को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। और जैसे संधि विच्छेद में आपके जो अलग अलग इसके प्रकार है। संधि के कितने भेद है? तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। एक आपका स्वर संधि हो जाएगी, दूसरी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी और तीसरी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि में दो स्वरों के दोनों स्वर आपस में मिलके जो विकार उत्पन्न होता है उसको अपन स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के फिर 5 भेद है। पहले संधि के 3 भेद हैं और फिर संधि में आपके जो स्वर, व्यंजन और विसर्ग हो जाएगा। इसमें जो आपका स्वर संधि दे रखी है, इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद कौन कौन से, इनको भी पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दो जो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ के बाद अगर वही वापस आए तो ये दोनों बड़े हो जाते हैं। आ, ई और बड़ा उ हो जाता है। जैसे अ और अ मिलकर आ हो जाता है, तो अन प्लस अभाव का अन्नाभाव हो जाएगा। भोजन प्लस आलय, अ प्लस आ हो जाएगा तो भोजनालय हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। महा प्लस आत्मा, महात्मा हो जाएगा। गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र हो जाएगा। मही प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। गिरी प्लस ईश, गिरीश हो जाएगा। रजनी प्लस ईश, रजनीश हो जाएगा। भानु प्लस उदय, भानुदय हो जाएगा। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव हो जाएगा। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा हो जाएगा। यह आपकी दीर्घ संधि के उदाहरण है। फिर बात कर लेते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि में क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आता है, या उ आता है, या री आए, तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? क्रमशः ये ए बना लेते हैं। देखो, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में अगर आपके ई आता है, छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो उसका बन जाता है ए। और अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में छोटा उ या बड़ा उ आए तो वो बन जाता है ओ। और अ या आ के बाद में री आ जाता है, क्या आ जाता है? री, तो फिर वो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। बस ये आपकी गुण संधि देख लेते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र। अब देव प्लस इंद्र में अ के बाद में ई आ रहा है, तो अ के बाद में अगर ई आता है तो उसका क्या बनता है? ए बन रहा है, बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपके देवेंद्र बन जाएगा। गण प्लस ईश, तो ये अ के बाद में बड़ी ई आ रही है, तो अ के बाद में अगर बड़ी ई आती है तो भी इसका ये ए ही बनेगा। ठीक है, ये आपके ए बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपके गणेश हो जाएगा। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट हो जाएगा। रमा प्लस ईश, रमेश हो जाएगा। आ प्लस ई जो है वो ए होता है। ठीक है, आ प्लस ई ए होता है, तो रमा प्लस ईश, रमेश हो जाएगा। वीर प्लस उचित, वीरोचित हो जाएगा। जल प्लस उर्मी, देखो अ के बाद में उ आ रहा है, तो अ के बाद में अगर उ आता है तो वो ओ बन जाता है। तो जल प्लस उर्मी, ये जलोर्मी हो जाएगा, ओ हो जाएगा इसका। महा प्लस उत्सव, आ के बाद में अगर उ आता है तो आ के बाद में उ आएगा तो वो ओ बन जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? महोत्सव कहेंगे। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी हो जाएगा। कण्व प्लस ऋषि, कण्व ऋषि हो जाएगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस री, तो ये अर हो जाएगा, महर्षि। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि का उदाहरण है। बाकी वर्धित संधि में भी आपको अलग से समझा देंगे। वर्धित संधि में अ या आ के बाद में ए या ऐ आता है तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता है। यदि और औ हो तो उनके साथ में औ हो जाता है, यानी कि ए 2 मात्रा वाले इसमें होते हैं। ठीक है, अ या आ के बाद में ए या फिर बड़ा ऐ आता है। ठीक है, ए ऐ आता है तो उसका ए हो जाता है। ठीक है, ऐ हो जाता है। और अ या आ के बाद में ओ या औ होता है
तो उनका क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे अ और ए, ये आई बन जाएगा, तो 1 + 1 एकैक हो जाएगा। ये परम प्लस ऐश्वर्य, तो ये अ प्लस आई, तो आई बन जाएगा। ये परम प्लस ऐश्वर्य है, तो परमेश्वर्य हो जाएगा। ये सदा प्लस यानी कि आ प्लस ए आई हो जाएगा, तो सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा। महा प्लस आई तो महाश्वर्य हो जाएगा। परम प्लस ओज परमौज हो जाएगा। महा प्लस औषधि महौषधि ओजस्वी, तो महोजस्वी हो जाएगा। वन प्लस औषध वनौषध हो जाएगा। महा प्लस औषध महौषध हो जाएगा। ये आपके गुण वर्धी संधि। इसमें वर्धी संधि की एक ही पहचान के ऊपर मात्रा दो दो होती है, इनके ऊपर दो दो मात्रा होती है, बस ये इसकी पहचान है आपके वर्धी संधि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके गुण संधि, यण संधि की बात करें तो यण संधि भी आपको अलग से समझा देंगे, एक बार और देख लेते हैं। इसमें ई और ई के बाद में, ई और ई के बाद में इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका य। क्या बन जाता है, वो य बन जाता है। और ऊ और ऊ के बाद में इनके अलावा और कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, व बन जाता है। ठीक है, और री के बाद में कोई इनसे अलग स्वर आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा फिर आपके, वो र बन जाएगा। जैसे अ ई और अ है, अब ई के बाद में ई नहीं आया, बाकी ई होता तो दीर्घ बन जाता, तो ये अ है तो इसका क्या बनेगा, य बनेगा। आ होगा तो या बनेगा, आ है तो या बनेगा। ई के बाद में ऊ है तो यू बनेगा। ई के बाद में बड़ा ऊ है तो बड़ा यू बनेगा। ए है तो ये बनेगा। ठीक है, जैसे इनके उदाहरण देख लेते हैं। अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा। अति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। नदी प्लस आगम नद्यागम हो जाएगा। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम हो जाएगा। अति प्लस उष्म अत्युष्म हो जाएगा। प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। और यह आपका ऊ प्लस अ, अब आपके ऊ के बाद में अ आएगा तो ऊ के बाद में अ होने पर ये व बन जाएगा। ठीक है, ऊ के बाद में जो ये जो बाद का जो आपके स्वर आता है उसकी मात्रा इसके लग जाती है व के। तो ऊ के बाद में अगर अ है तो व बनेगा, आ है तो वा बनेगा, ए है तो वे बनेगा, ई है तो वी बनेगा, और आ है तो ये बाद में देखते हैं री वाला। तो ये ऊ वाला देख लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्वच्छ वाला, आपके मॉडल पेपर में भी दे रखा है स्वच्छ वाला। ये तो स क्या इसमें ऊ के बाद में अ है, तो ये सु ऊ और ये अ, तो सु तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये आपके आधा ये व बन जाएगा। और ये वाला जो वर्ण होता है वो पहला वाला वर्ण वो आधा रह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जैसे सु प्लस आगत, तो ऊ और आ, ये ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा, वाह बनेगा, तो ये स्वागत हो जाएगा। ऊ और ए मिलकर वे बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अन्वेंशन हो जाएगा। ऊ प्लस ई ये वी बनाता है, तो अनु प्लस इति अन्विति हो जाएगा। और ये आपके री के बाद में आता है तो रा बन जाता है, तो पितृ प्लस आज्ञा का पित्राज्ञा बन जाएगा। ये आपके यण संधि है। अयादी संधि की बात करें तो ए जैसे ई ओ री के बाद में अगर बिन स्वर आता है तो इनका ये बनता है। तो इसी प्रकार से ए या आई के बाद में अगर कोई बिन स्वर आता है तो उसमें जो ए है तो ए का तो बन जाएगा अय, और आई का बनेगा आय। और ऊ के बाद में ओ के बाद में या औ के बाद में कोई बिन स्वर है, इनके अलावा कोई अलग स्वर है तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अव। ओ तो बन जाता है अव, और औ बन जाएगा आपके आव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अव और आव आपको याद रखना है। जैसे ए प्लस अ है तो आई हो जाएगा, आई प्लस अ है तो आय हो जाएगा, और ओ प्लस अव अ तो अ हो जाएगा, और औ प्लस अ है तो आ हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपको एक तो नयन का याद रखना है। नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन होता है, और नई का प्लस अक हो तो नायक हो जाएगा, और पो प्लस अन पावक हो जाए पावन हो जाएगा, पौ प्लस अक पावक हो जाएगा। ये संधि आपको याद रखनी है। थोड़ा समय तो लगा, लेकिन 500 प्रकार की संधि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है कि इसमें से अगला जो अच्छा इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें कौन सा उदाहरण आया था, आपके रमेश आया था गुण स्वर संधि में। तो जिसका संधि विच्छेद क्या होता है, रमा प्लस इश होता है, रमा प्लस इश होता है रमेश। विद्यालय में आपके दीर्घ स्वर संधि है तो इसका हो जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय हो जाएगा। ठीक है, और मत्तैक्य में तो मत्तैक्य जो है आपके वो डबल मात्रा है, तो ये आपके जो वर्धी संधि का उदाहरण हो जाएगा। और ये आपकी निरोग जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे। और
अगला जो आपका चैप्टर प्रश्न है कि उत्साह कविता के कवि कौन है। जो उत्साह कविता है उसके कवि के नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं आपके यहाँ पे नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सूरदास जी है या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो इसका उत्तर आपको पता ही है, ठीक है, याद कर लेना। उत्साह कविता के जो कवि है वो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अच्छा, आपके जो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, जो फेमस रचना है जिनके ऊपर इनको पुरस्कार मिला था, तो वो रचना कौन सी, आपको नाम उसमें कमेंट करके बताना है। और आपके किताब में एक नाम आया था कलम का जादूगर, तो किस कवि को कलम का जादूगर कहा जाता है? कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना, कलम का जादूगर किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है, राजस्थानी में है या फिर अवधी भाषा में है? तो ये जो रामचरितमानस का जो बालकांड है वहाँ से लिया गया संवाद है। और आपको पता है कि रामचरित जो मानस है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो भाषा है जो आपके अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। तो ये आपको याद रखना है कि रामचरित जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके रामचरितमानस की जो रचना है रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में भी इसका जो एक विशेष भाग है बालकांड, तो बालकांड से लिया गया है। और बालकांड में इसकी जो भाषा है वो कैसी है रामचरितमानस की? वो अवधी भाषा है। देखो, ब्रज भाषा में भी तुलसीदास जी ने रचनाएं की थी, लेकिन उसमें आपको दो रचनाओं का नाम आपको याद रखना है। एक तो विनय पत्रिका, कौन सी है? एक तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, और एक आपके नाम याद रखना है विनय पत्रिका। इसके अलावा आपको नाम याद करना है इसमें कवितावली, कौन सा है? कवितावली। इन दोनों रचनाओं की जो भाषा है वो तुलसीदास जी ने किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि रामचरितमानस का जो आपकी इसमें छंद है वो कौन सा है? तो इसका जो छंद है वो आपके चौपाई है। कौन सा है? आपके चौपाई है। आपको पता होगा कि चौपाई में क्या होता है? चौपाई में याद रखना है कि मात्रिक छंद होता है और चौपाई 4 पंक्तियों का होता है। इसमें 4-4 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएँ होती हैं। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? अवधी भाषा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर ये व्यंग्य बाण छोड़े थे? उद्धव पर, कृष्ण पर, नंद पर या फिर कंस पर? तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो क्या हो जाएगा? उद्धव इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर जो व्यंग्य बाण छोड़े थे। तो इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन ए करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये है छठा प्रश्न कि नागार्जुन का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? अब आप देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो नागार्जुन जी का जो जन्म है आप सभी को पता होगा कि बिहार का एक जिला है दरभंगा जिला, उसका जो सतलखा गांव है उसमें होता है। तो ये आपको याद रखना है, नागार्जुन जी का जो जन्म है वो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में होता है। और इनका जो मूल नाम है वो भी आपको याद रखना है। अब की बार हो सकता है आपका मूल नाम पूछ लें, तो इनका जो मूल नाम है वो क्या है? मूल नाम आपको याद रखना है वैद्यनाथ मिश्र। इनका जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, इनका जो मूल नाम था, ये भी आपको याद रखना है। इनकी आरंभिक शिक्षा है जो संस्कृत पाठशाला में हुई थी और फिर बाद में वो बनारस और कलकत्ता गए थे। और 1936 में वो श्रीलंका जाते हैं और बाद में वो क्या हो जाते हैं? बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्रीलंका जाने के बाद में उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनका जो संपूर्ण कृतित्व और रचना जो लिखा हुआ है, तो इनकी जो कविताएँ वगैरह है वो आपके इसमें आपको याद रखना है नागार्जुन रचनावली में लिखा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, नागार्जुन जो इनकी प्रमुख रचना है वो कृतित्व हैं वो आपकी नागार्जुन रचनावली में। और कितने भागों में ये बटा हुआ है? तो आपको याद रखना है नागार्जुन रचनावली जो है आपके 7 भागों में बटा हुआ है। ये भी आपको याद अच्छे से इसको याद रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और नागार्जुन जी को जो एक भाषा है मैथिली भाषा, कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा। तो मैथिली भाषा में योगदान के लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इनकी मातृभाषा कौन सी थी? तो वो मैथिली थी और उनमें वो यात्री नाम से वो प्रतिष्ठित हुए थे। तो आपकी किताब में इनकी 2 प्रमुख जो इसमें दे रखी है कविताएं, एक तो ये दंतुरित मुस्कान वाली और एक आपके फसल वाली। तो दोनों ही आपको इनका जो नाम है वो याद रखना है। और आधुनिक कबीर भी इनको कहा जाता है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक कबीर कहा जाता है। नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है।
तो ये सारे जो फैक्ट हैं इनमें से आपके प्रश्न जो जरूर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो आपकी है कि कैप्टन किसका नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखो पार्ट के अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये ओरिजिनल पेपर आपके सामने 2024 वाला है। तो कैप्टन किसका नाम था, तो कैप्टन जो नाम था वो जो चश्मे वाला था उसका नाम था। क्या किसका नाम था, चश्मे वाले का नाम था, जो कि कैसा था, बुढ़ा था, लंगड़ा था, कमज़ोर सा गरीब आदमी था जो चश्मे बेचने का काम किया करता था। और ये जो नेताजी का चश्मा है, नेताजी का जो चश्मा है, ये आपका पाठ है नेताजी का चश्मा। ये नेताजी का जो चश्मा पाठ है उसके जो लेखक है वो कौन है, तो ये स्वयं प्रकाश है। कौन है इनके लेखक, स्वयं प्रकाश है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, स्वयं प्रकाश इनके लेखक है, जो कि बार बार इसका नाम मुझे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। फिर आपके अगला जो पार्ट है वो आपके लखनवी अंदाज वाला है। तो लखनवी अंदाज व्यंग्य के जो लेखक है वो इनका नाम आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये। लखनवी अंदाज जो है वो व्यंग्य के लिए जाना जाता है, और ये व्यंग्य जो इसके जो लेखक है वो कौन है, यशपाल है। नवा पार्ट है आपकी किताब का ये, और इनके जो लेखक है वो कौन है, यशपाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इनका जो नाम है वो याद रखना है। इनका जन्म जो हुआ था, यशपाल जी का जो जन्म है वो पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और इन्होंने जो अपना जो इनका जो परिचय है वो भगत सिंह और सुखदेव जी से भी हुआ था, और ये स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों की धारा से जुड़ गए थे। इसके अलावा नाम याद रखना, जो यशपाल जी हैं वो आपको ये जो यथार्थवादी जो शैली है, कौन सी शैली है, याद रखना इनकी शैली है यथार्थवादी। प्रश्न यहाँ से बनेगा ये कि यथार्थवादी शैली के जो विशेष रचनाकार वो कौन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो यथार्थवादी शैली के जो विशेष रचनाकार हैं वो नागार्जुन जी को जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख है जो उपन्यास है वो आपको याद रखना है झूठा सच। इनका प्रमुख उपन्यास कौन सा है, तो झूठा सच इनका जो प्रमुख उपन्यास है, झूठा सच। ये झूठा सच इनका प्रमुख उपन्यास है, जो कि भारत का विभाजन की त्रासदी का इसमें मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत का जब बंटवारा हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसका जो मार्मिक जो दृश्य थे उस समय के, जो उसका वर्णन इसमें किया गया है। बाकी इनका जो कहानी संग्रह की बात करें तो ज्ञानदान है, तर्क का तूफान है, पिंजरे की उड़ान है, वादुलियाँ है, फूलों का कुर्ता है, ये इनकी प्रमुख है जो कहानी का संग्रह है। और बाकी इसका जो और भी उपन्यास की बात करें तो ये एक अमिता है, दिव्या है, पार्टी कॉमरेड है, दादा कॉमरेड है, और मेरी तेरी उसकी बात है, ये इसके प्रमुख उपन्यास हैं। और बाकी बस इसमें इतना ही है कि कटाक्ष किया गया है। ठीक है, यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो कि वास्तविकता से बेखबर और एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। तो ये जो लखनवी अंदाज है उनके प्रमुख है जो रचनाकार कौन है, ये यशपाल जी है। फिर आपके प्रश्न आया था एक कि बाल गोविंद भगत की जो पाठ है उसकी विधा कौन सी, ये क्या है, बाल गोविंद पाठ किस प्रकार का पाठ है। तो ये व्यंग्य है या कोई कहानी है या कोई निबंध है या फिर कोई एक रेखा चित्र है। तो आपकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो कवि परिचय के बाद में, लेखक परिचय के बाद में जो सेकंड आपका जो फेज आता है उसमें लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो बाल गोविंद पाठ है वो कौन सी विधा है, ये आपके ये एक रेखा चित्र है। क्या है, ये एक रेखा चित्र है। बात कर लेते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। तो भाई राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनका जो जन्म है वो आपको एक तो याद रखना है बिहार में हुआ था। इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। ठीक है, इनका गाँव है बेनीपुर, बेनीपुरी से ही नाम इनका याद रखना है बेनीपुर। जैसे कोई जो जैसे इलाहाबाद का तो इलाहाबादिया, ठीक है, इस प्रकार से ये बेनीपुर के थे तो बेनीपुरी हो जाएगा। तो इनका जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर के ज़िले के यहाँ पर एक गांव पड़ता है बेनीपुर, उसमें हुआ था। इसके अलावा इनका जो प्रमुख जो रचना है वो आपको नाम याद रखना है, तरुण भारत हैं, और किसान मित्र हैं, बालक, युवक, योगी, जनता और जनवाणी। इसके अलावा इनका जो उपन्यास है वो आपको याद रखना है, उपन्यास है पतितों के देश में। इनका उपन्यास का नाम क्या है, पतितों के देश में। पतितों के देश में इनका जो उपन्यास है इनका नाम आपको याद रख लेना है, पतितों के देश में। और इनकी जो सभी रचना है वो सारी रचना वगैरह है किस में है, तो सारी जो रचना वगैरह है वो इनकी जो एक प्रमुख जो साहित्य है वो बेनीपुर रचनावली में 8 खंडों में है। किस में है, बेनीपुर या बेनीपुरी रचनावली। ठीक है, इससे पहले नागार्जुन रचनावली आया था जो कि 7 खंडों में था, और ये बेनीपुरी
रचनावली है। तो बेनीपुरी रचनावली ये कितने खंडों में है? ये आपके 8 खंडों में है। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में है, बेनीपुरी रचनावली आपके 8 खंडों में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। मैंने ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, तो भाई राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। इनका एक संस्मरण है, वो भी आपको याद रखना है, जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है। और इनकी अम्रपाली एक नाटक है और माटी की मूर्ति एक रेखा चित्र है। तो अगला जो प्रश्न आपके ये कि संस्कृति का परिणाम है। तो संस्कृति का जो परिणाम है, ये जो प्रश्न आया था आपके 12वें पाठ में, जो बदंत आनंद कोचलाइन है, इनके पाठ से लिया गया है। और इनकी जो पाठ है संस्कृति वाला पाठ, ये संस्कृति वाला जो पाठ है ये आपके एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। और इसमें निबंध में आपके इसमें कहा गया है कि एक प्रकार का निबंध है। और निबंध हमें जो संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों को टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में बदंत नारायण जो आनंद कोचलाइन है, इन्होंने अनेक उदाहरण देकर हमें बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही है, एक ही वस्तु है या अलग अलग है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं। तो बस यहाँ से प्रश्न पूछा आया है ये कि संस्कृति का परिणाम कौन है। तो बदंत आनंद कोचलाइन है वो क्या है? वो सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति कैसी है? अविभाज्य वस्तु है। और उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और वो दुख भी है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो संस्कृति का परिणाम है वो किसका परिणाम है? वो सभ्यता का परिणाम है। संस्कृति किसका परिणाम है? तो संस्कृति सभ्यता का परिणाम है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा बदंत आनंद कोचलाइन जी कहते हैं। और आपको याद रखना है बदंत कोचलाइन जी का जो जन्म है वो पंजाब के अम्बाला में हुआ था। उनका गाँव का नाम है सोहाना। क्या नाम है? सोहाना। और बदंत जी का जो आपके बचपन का नाम था इनके हरनाम दास था। क्या नाम था? हरनाम दास था। ये क्वेश्चन बनेगा ये कि बदंत जो आनंद कोचलाइन है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम आपको याद कर लेना है, हरनाम दास था। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके, प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? ये एक बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने देश विदेश में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। फिर आपके एक अगला प्रश्न है कि हमारे समाज में नाक प्रतीक है। तो हमारे समाज में जो नाक है वो किसका प्रतीक है? वो इज्जत का प्रतीक है। ठीक है, उसकी नाक कटवा दी, इसका मतलब इसको इज्जत मिट्टी में मिला दे। ये अगला प्रश्न है कि हिंदी का जो पहला आंचलिक उपन्यास है वो किसको माना जाता है? हिंदी का जो पहला आंचलिक उपन्यास है वो किसको माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज पंचम की नाक, देहाती दुनिया, आपका बंटी और रामचरितमानस। तो हिंदी का जो पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है वो देहाती दुनिया को माना जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपकी देहाती दुनिया। तो ये 2024 के पेपर में आपके 12 अबसदा पूछे गए थे, जिसका उत्तर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आपके जो आपके दूसरे प्रश्न में इस बार आपके 4 रिक्त स्थान आएंगे जो कि व्याकरण के आएंगे। पहले ही आपके 6 आए थे, अब की बार आपके 4 आने वाले हैं। तो ये आपकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भाव अवस्था गुण या दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो किसी की भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। नाम आ रहा है इसमें भाव, तो इसमें आपको नाम याद रखना है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें जाति आती तो फिर हम जातिवाचक कर लेते हैं। किसी का नाम आता, ठीक है, स्थान, किसी का नाम स्थान, तो उसमें फिर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कर लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान हम संज्ञा के बारे में देते हैं। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा जो होती है वो एक प्रकार का नाम होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी का ये नाम होता है। जैसे संज्ञा साधन शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, तो इसमें राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा के स्थान का नाम है, और ताजमहल किसी वस्तु का नाम है, सुंदरता एक गुण है। तो ये चारों जो आपके नाम दिखाई दे रहे हैं, किसी का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है या गुण का नाम है, तो इन चारों वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसी प्राणी यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद हैं संज्ञा के? 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, सामान्य का नहीं, ये स्पेशल का बोध कराती है। जैसे आपको नाम देता हूँ मैं, जैसे आपके सामने किसी का नाम लेते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, तो अभी मैंने नाम लिया जैसे ही नरेंद्र मोदी, तो आपके सामने दिमाग में आपके साथ जो फोटो बनी है वो अपने मोदी जी की जो इमेज है वो बन गई, नरेंद्र मोदी।
ठीक है। तो ये अपने नरेंद्र मोदी की से एक विशेष नाम है, नरेंद्र खूब सारा नाम, लेकिन आपके दिमाग में एक ही फ़ोटो बनी है, तो ये आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री में आपके किसी की भी इमेज बन सकती है, हो सकता है आपके अशोक गहलोत की इमेज आई हो, या फिर आपके जो अपने वसुंधरा राजे की इमेज आई हो, या फिर आपके भजनलाल जी की इमेज आई हो, या किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की भी आपकी इमेज आ सकती है। तो इसमें जो शब्द हैं मुख्यमंत्री, वो जाति है, इसमें सभी मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल जी शर्मा है, तो भजनलाल जी जो शर्मा है वो क्या हो जाएंगे, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री कौन सी है कि जाति है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री में आपके हो सकता है कि मनमोहन सिंह जी का भी नाम आपके दिमाग में आया हो, जैसे मोदी जी का नाम दिमाग में आया हो, तो वो प्रधानमंत्री में खूब सारे प्रधानमंत्री आ जाएंगे, लेकिन नाम लेकर आप बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और विशेष अगर आप समूह की बात करें तो फिर आपके कई सारे नाम इसमें आएंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आते हैं, व्यक्तियों के नाम आते हैं, देशों के नाम आते हैं, शहरों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, पर्वतों के नाम आते हैं, और त्योहारों के नाम आते हैं, पुस्तकों के नाम आते हैं, दिशाओं के नाम आते हैं, समाचार पत्रों के महीनों के दिनों के इनके नाम आते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके। जैसे देश हैं, तो अब देश में आपके जो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन देश के नाम में बात करें, जैसे भारत है तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रूस है, रूस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये जो दे रखी व्यक्ति है, देश हैं, शहर हैं, नदी हैं, ये सभी जातिवाचक है। लेकिन इनमें जो आने वाले नाम हैं तो उन नाम को क्या कहते हैं, नाम आते तो उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं कि दिनों के नाम, तो दिनों के नाम में जैसे सोमवार है, तो सोमवार एक व्यक्तिवाचक है, जबकि दिन जो है, अब दिन में कोई सा भी दिन आ सकता है, वो आपकी जातिवाचक है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जिस संज्ञा शब्द में आपको किसी विशेष जाति का जो संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराते हैं उसको अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होता है इसमें, किसी संज्ञा शब्द से किसी जाति का यानी कि संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है, उसको अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, ये ऐसे शब्द हैं जो अपनी पूरी जाति का बोध करवाते हैं। अब गाय का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में गाय का फोटो आया तो उसमें सभी गायें आ गई, ये आपकी जर्सी गाय भी आ गई, होलिस्टीन भी आ गई, देसी भी आ गई, विदेशी भी आ गई, सारी गायें इसमें शामिल हैं। गाय का नाम लेने पर आपके दिमाग में भैंस का फोटो नहीं आया है, ठीक है। तो ये जातिवाचक है। भैंस का नाम लेंगे तो अपने दिमाग में भैंस की इमेज बनेगी, तो उसमें सारी भैंसें आ जाएगी, चाहे आपकी मुर्रा भैंस है, चाहे आपकी सूरती भैंस है, खुंडी भैंस है, जाफराबादी है, या भी महसाणा है, और भी कोई भैंस है, तो सारी भैंसें इसमें आ जाएगी। तो ये भैंस शब्द है, इसमें भैंस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सभी भैंस, जितने भी पूरे विश्व में भैंसें हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसकी जाति है। गाय में सभी गायें आ जाएगी, भारत की गायें भी आ जाएगी और विदेश की गायें भी इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको किसी विशेष गाय का नाम लेके पूछूं कि गिर गाय, तो फिर आपकी ये जातिवाचक नहीं होगी, ये कौन सी आ जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें आप जो गिर है वो उसका विशेष नाम हो गया है। जैसे बात करूँ इसमें आपके पंखा, तो पंखे में आपके सारे पंखे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आपके LG का जो भी पंखे जो भी आते हैं, ठीक है, वो सारे पंखे इसमें आ जाएंगे। लेकिन मैं बात करूँ कि उषा पंखा, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि उषा पंखा बस वही पंखा जो है आपके किसी का नाम लेके दे रहे हैं, तो फिर आपको उसमें वो व्यक्तिवाचक होगा। बाकी पंखे में सारे पंखे आ जाएंगे, ठीक है, छोटे बड़े जितने भी पंखे हो सारे पंखे आ जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों और फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी, नगर, शहर, गांव, परिजन, भीड़ जैसे समूहवाची शब्द आते हैं, पूरा एक ग्रुप आता है, तो ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अपने जो प्रश्न आया था वो पेपर में ये आया था कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों के, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है, उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव से जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे ये सभी नाम दे रहे, जैसे शिशुता है, मित्रता है, पशुता है, सत्यत्व है, गौरव है, बचपन है। तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको विशेषण कहा जाता है। और जिस शब्द की संज्ञा बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसको विशेष्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला हिरण, काला और
हिरण। तो उस हिरण की विशेषता वो कैसा है, काला है। तो ये काला क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। और विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो हिरण की बताई जा रही है, तो इसमें हिरण क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा। जैसे लाल ग्रह, क्या है, लाल ग्रह, तो ये लाल इसकी विशेषता और ग्रह इसका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। जैसे सफ़ेद गाय, सफ़ेद गाय, तो इसमें आपके सफ़ेद क्या हो जाएगा, इसका विशेषता हो जाएगी और गाय इसका विशेष्य हो जाएगा। ईमानदार लड़का, तो ईमानदार विशेषण है और लड़का इसमें विशेष्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि विशेषण वाला समझ में आपके आ गया होगा और आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये आपके सामने विशेषण की पूरी परिभाषा वगैरह दे रखी है। आपके विशेषण क्या होता है, देखो, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके पूछा गया था। तो विशेषण का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो स्वरूप है वो उसको प्रकट करता है और भाषा की प्रभावशीलता भी इससे बढ़ जाती है। परिभाषा क्या है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है। तो जैसे नीला आकाश है, छोटी पुस्तक है, भला व्यक्ति है, इसमें जो नीला, छोटी और भला जो शब्द है वो विशेषण है। आकाश, पुस्तक और व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है तो वो आपके विशेष्य हो जाएगा। फिर आपके फैक्ट वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के हमारे हिंदी में 5 प्रकार होते हैं। ये प्रकार आपको जो संख्या वो आपको याद करनी है। ये आने के पूरे जो इस बार जो चांस है कि ठीक है 100% आपकी परीक्षा में इसकी पूछे जाने की संभावना है। तो इसको आप याद कर लें। विशेषण आपके 5 प्रकार का होता है। जबकि बात कर लेते हैं आपके सर्वनाम की, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपके 6 भेद है, ये भी आपको याद कर लेना है। और संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के आपके 3 भेद हैं। ये फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन, इनको याद कर लेना है। तो विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण आपके जो 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार के आपके जो विशेषण होते हैं। एक आपके स्पेशल शब्द आता है प्रविशेषण। तो ये प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा इसको याद रख लेना। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, परिश्रमी एक प्रकार की उसकी विशेषता ही है, लेकिन बहुत परिश्रमी है इसका मतलब ये आपके प्रविशेषण है, तो बहुत इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। शीला अति विनम्र लड़की है, जैसे शीला विनम्र लड़की है तो विनम्र अपने आप में विशेषता है, तो विनम्र की भी इसमें आपकी विशेषता बताई जा रही है कि वो ज़्यादा विनम्र है, अति विनम्र है, तो इसमें अति जो शब्द है आपके प्रविशेषण हो जाएगा। फिर आपके एक प्रश्न था ये कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उनको कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसको जिनमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, तो कर्म प्रयुक्त होता है उसको सकर्मक कहते हैं, जिनमें प्रयुक्त नहीं होता उसको अकर्मक कहते हैं। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिनमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है, और कर्म प्रयुक्त होता है तो फिर आपके सकर्मक हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो हिंदी में जो क्रिया होती है जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया की परिभाषा आपके सामने दे रखी है। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब होता है करना। ठीक है। जैसे किसी काम का करना है, होना पाया जाता है उसको अपन क्रिया कहते हैं। और हिंदी भाषा की जननी भाषा है संस्कृत। ठीक है। और संस्कृत में जो क्रिया रूप होता है उसको धातु रूप कहते हैं। तो किसी भी धातु यानी कि हिंदी क्रिया के पदों में मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में ना जोड़ने पर हिंदी में क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। जैसे पठ है तो पढ़ना हो जाएगा, उठ है तो उठना हो जाएगा, लिख है तो लिखना हो जाएगा। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया के अलग अलग भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म साथ में है तो आपके सकर्मक हो जाएगी, कर्म नहीं है तो आपके अकर्मक हो जाएगा। संरचना के आधार पर क्रिया हमारी ये जो 5 प्रकार की होती हैं। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो हमारी जो क्वेश्चन है वो आपकी कर्म के आधार वाला था, अकर्मक क्रिया वाला। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है वो देख लेते हैं। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो उसके 2 भेद है। सकर्मक क्रिया यानी कि सकर्मक यानी कि सहित, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। ठीक है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। इसमें आपके कि तो ये अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव फल या कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि कर्म पर इसका प्रभाव नहीं रहता। देखो, कर्म की संभावना नहीं रहती है, इसको अपन अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, ठीक है, सोना, रोना, ठीक है, दौड़ना, उड़ना, ये सभी आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं।
तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा इसका। फिर आपके अगला है आपके वे शब्द जो वे शब्द, ये यहाँ पे रिक्त स्थान बनना है कि वे कौन से शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो वे अविकारी शब्द, इसमें क्या आएगा आपके अवयव शब्द या अविकारी शब्द, यहाँ पर आएगा आपके अविकारी शब्द। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। यह आपका अविकारी शब्द क्या होता है, इसका लिंग वचन काल पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको अपन अविकारी शब्द कहते हैं। इनको अवयव भी कहा जाता है, अव्यय यानी कि जिसका खर्च नहीं होता, जिसका परिवर्तन नहीं होता। तो पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे अविकारी शब्द की परिभाषा। तो अविकारी शब्द क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका स्वरूप लिंग वचन काल पुरुष कारक के प्रभाव में कोई विकार नहीं होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को ही अवयव शब्द कहा जाता है। याद रखना, अविकारी और अवयव दोनों एक ही होते हैं। अवयव का मतलब होता है अ और व्यय, जिसका खर्च नहीं होता है, जिनका परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता है, उनको अपन अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ धीरे तेज कब, इनका कभी भी जो बहुवचन नहीं होगा, कि इसका जो रूप इसमें एक लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं होगा, इनका काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अवयव के कितने भेद है वो देख लेते हैं। अवयव के मुख्य रूप से आपके 4 भेद दे रखे हैं। क्रिया विशेषण दे रखा है, समुच्चय बोधक है और संबंध बोधक है और आपका विस्मयादि बोधक है। तो समुच्चय बोधक वाला आपके प्रश्न इसमें पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे समुच्चय बोधक वाला जो इसमें दे रखा है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो परिभाषा आपकी यहाँ पर पूछी गई थी कि ऐसे वे शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। यहाँ पे विशेषण नहीं है, ये समुच्चय बोधक अवयव है, ठीक है। इनको समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे अवयव शब्द आ जाएगा। ये अवयव को ही क्या कहा जाता है, अवयव को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। तो अविकारी लिखोगे तो भी सही है, और इसमें अवयव शब्द लिखोगे तो भी इसमें सही हो जाएगा। तो आपको ये यहाँ से परिभाषा पूछी गई थी 2024। फिर आपके अगला प्रश्न कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और हमने देखा कि हिंदी के जो प्रत्यय वो 3 टाइप के हैं, और हिंदी प्रत्यय हमारा 2 टाइप का होता है, तद्धित और कृदंत प्रत्यय। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय। ये अंत में लगता है और पहले लगता है, पूर्व में लगता है, तो आरंभ में लगता है, उसको अपन उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में जो उपसर्ग है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में उपसर्ग देख लेते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, पूरी परिभाषा सहित आपको यहाँ पे। तो ये है आपके उपसर्ग, क्या है आपके उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग में भी शब्द में उप प्लस सर्ग है, इन 2 शब्दों से मिला है, जिसमें सर्ग इसका मूल शब्द है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उपहार है, तो उपहार में ये उप है जो इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसमें उप प्लस हार होता है। और प्रश्न आपके यहाँ से पूछा था कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो मुख्यतः जो 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, यही प्रश्न पूछा था, 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्गों की संख्या पूछे तो हिंदी में आपके 22 जो उपसर्ग है, कितने उपसर्ग हिंदी में 22 उपसर्ग, इनकी संख्या आपको याद रखनी है। और प्रकार कितने उपसर्ग के, तो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और उर्दू या विदेशी के उपसर्ग होते हैं। फिर आपके ये संस्कृत के उपसर्ग दे रखे, ठीक है, सभी तत्सम शब्द के साथ प्रयोग होते हैं, उसको संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। और इसमें भी कितने उपसर्ग दे रखे आपको, ये इसमें आपके 21 आपके जो उपसर्ग वो दे रखे संस्कृत में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो उपसर्गों की जो संख्या आपको यहाँ पे दे रखी है, इन संख्याओं को आपको याद रखना है। फिर आपके उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रत्यय भी देख लेते हैं। देखो ये देखो प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद में लगकर, ठीक है, बाद लगकर या अंत में लगकर उस नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय की परिभाषा हमने पहले देख ली थी। हिंदी में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये लाइन आपको याद कर लेनी है। हिंदी में कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तो हिंदी में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जबकि हिंदी का जो प्रत्यय होता है, जिसमें 3 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। तो हमारा जो हिंदी प्रत्यय है वो वापस 2 टाइप का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये दोनों आपको याद रखना है। इसमें क्रिया लगती है और ये आपकी क्रिया को छोड़ के संज्ञा सर्वनाम से विशेषण प्रत्यय बनता है। तो हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, तो प्रकार पूछा तो प्रकार तो आपके 3 प्रकार के हिंदी में उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपके एक गद्यांश पूछा था, अपठित गद्यांश, जिसको पढ़ करके इसके उत्तर देना था। इसका एक गद्यांश का शीर्षक लिखना था।
और ये इसमें युवाओं का महत्व से संबंधित इसमें आपकी जानकारी दी गई है। युवाओं की देश में वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो आप इसमें देखेंगे कि वर्तमान में ऐसे जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में शक्ति का विश्वास करते हैं। ये लाइन आपको उसमें लिखनी है। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो राष्ट्र की जो सबसे बड़ी सेवा, तो आपको लाइन देखने को मिलेगी, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो जो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है ये क्या हो जाएगी, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा करना, अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। विवेकानंद के उपदेश का देय वाक्य क्या है, तो विवेकानंद का जो देय वाक्य वो ये है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो ये कुछ प्रमुख जो प्रश्न आपके इसमें पूछे गए थे। राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना जाता है, तो राष्ट्रभक्ति की जो भावना का आधार है वो भावना का आधार विवेक और प्रेम है। क्या है, विवेक और प्रेम है। तो इसमें आप विवेक और प्रेम लिखना है। आस्तिक का आपको इसमें क्या लिखना है, विपरीतार्थक यानी कि विलोम लिखना है। तो आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा गया था। और फिर आपके ये एक 6 प्रश्न आपके इसमें पूछे गए थे। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी जग में। तो ये वाला जो प्रश्न है वो इसमें से पूछे गए थे 6 प्रश्न। फिर आपके बाकी के जो प्रश्न है वो किताब के प्रश्न है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के किस प्रकार से उपयोगी हैं। हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी। और छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते। दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर समझाना है। उत्साह कविता का आपको मूल भाव लिखना है। गंगटोक शहर को देखकर लेखक के क्या अनुभूति हुई। और सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, मतांचल पाठ के आधार पर समझाना है। नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का जो अर्थ बताना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो नमक मिर्च लगाना का मतलब क्या हो जाएगा, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तो ये मुहावरा आपके यहाँ से पूछा गया था, ये नमक मिर्च लगाना यानी कि बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, ये आपके मुहावरा यहाँ से पूछा गया था। 9 2 11 होना, बाग जाना, ठीक है, नाक रगड़ना, किसी को खुशामद करना, नाक रखना, किसी की इज्जत बचाना। अभी आप क्या आए थे, नाक का मतलब क्या, तो ये इज्जत है। देखो, नाक का मतलब इज्जत होता है। पगड़ी उछालना मतलब किसी की बेइज्जती करना, ये सारे। फिर आपकी जो अगला प्रश्न है वो एक इस पठित पद्यांश के आधार पर, आप गद्यांश के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्नों के उत्तर इसमें से देख के लिखना है। सेम टू सेम, आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी, तो आग के आविष्कार की प्रेरणा है कि आग के आविष्कार की कथित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी। शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी, तो सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने और शरीर को सजाने की प्रवृत्ति विशेष हाथ रहा होगा। खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है, तो अब क्योंकि उसका जो आदमी का जो पेट है वो भरा है, तन ढका है, तब तो उसको नींद आ जाएगी। लेकिन जब वो खुले आकाश के नीचे सोया हुआ है तो जगमगाते तारों को देखता है, केवल नींद नहीं आती है क्योंकि जानने की परेशान रहती है आखिर मोती भरा थाल क्या है। और वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता, तो पेट भरा और तन ढका होने पर भी मानव ऐसा वास्तव में संस्कृत निठल्ला नहीं बैठ सकता है। इसके अथवा में आपके कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेज स्कूलों और हड़ताल के लिए आह्वान था। तो ये देखो, पहला प्रश्न है कि हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में था, तो किस सिलसिले में था, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो जो हड़ताल नहीं कर रहे थे तो छात्रों का एक बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ एकत्रित हुआ, तो शाम को विद्यार्थी वर्ग, जो पूरा विद्यार्थी वर्ग, अजमेर का जो पूरा विद्यार्थी वर्ग है वो वर्ग चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का जो चौराहा होता है उसको चौपड़ कहते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। और इकट्ठा होने के बाद में क्या किया, तो फिर भाषणबाजी हुई थी। तो ये 4 प्रश्न के उत्तर कैसे आसान प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। फिर एक पठित जो पद्यांश है इसको देख कर जो उदो तुम तो अति बड़े भाग्य वाला जो पाठ है आपके, उस वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और या मधुपद गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी है अपनी, ये 4 प्रश्न इनमें से पूछे गए थे। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भराई, हालदार साहब की आंखें क्यों भराई, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न आया था। लखनवी अंदाज व्यंग में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है, वर्णन करना है। या फिर आपको ये 2 दे रखी है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी अरी लड़ाई। पंक्ति के आधार पर परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया, इसमें आपको वर्णन करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही
में फागुन की मादकता का वर्णन करना है। और तुलसीदास जी का और आपके यशपाल जी का जो आपको व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में पूछा था। तो इस बार भी आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा ये। पिछली बार 4 नंबर का आया था, अब की बार आपके 3 नंबर का जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व परिचय वो पूछा जाएगा। फिर भाग द में आपके जो जो कितना जाने कितना ऋण है हम इन नदियों पर, इन शिखरों पर साना साना हाथ जोड़ी, पहाड़ के आधार पर बताने कि मणि ने ऐसा क्यों कहा था। ये इसके अथवा में आपके प्रश्न कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं। भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञे ने हिरोशिमा ने तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी, इसका वर्णन करना है। 6 नंबर का आपके जो एक निबंध आएगा, जिसमें पिछली बार आया था कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिशाप, शिक्षा क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता और बढ़ती हुई ध्वनि प्रदूषण और मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। ये 4 टॉपिक थे, इनमें आपको एक 6 नंबर का एक निबंध लिखना है। फिर आपके प्रार्थना पत्र आया था, अपने को स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा राहुल का छात्र मानकर, छात्र राहुल मानकर जो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। तो ये 2 चीज़ इसमें आपको लिखनी है, पत्र और इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। एक विज्ञापन आया था आपके कि महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार और पापड़ की बिक्री है, तो एक विज्ञापन लिखिए। और विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं पर निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी है, तो एक विज्ञापन लिखना है। 4 नंबर का आपके विज्ञापन होगा और 4 नंबर का आपके प्रार्थना पत्र होगा और 6 नंबर का आपके निबंध होगा। इस प्रकार के आपके जो 2024 का पूरा पेपर आया था। ये आपके एक विज्ञापन है जिसमें आपके अनुपयोगी जो वस्तुओं से निर्मित सामग्री बनाई गई है उनकी बिक्री को आपको तो एक विज्ञापन तैयार करना था। स्कूल का नाम लिखना है, सुनहरा अवसर सुनहरा अवसर। विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए, मनभावन सामग्री उचित दाम पर ले जाइए और अपने घर की शोभा बढ़ाइए। छात्र प्रदर्शनी पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। दिनांक, समय और स्थान आपको इसमें लिखना है। ये आपका विज्ञापन हो जाएगा 4 नंबर का। और फिर आपके एक और प्रश्न पूछा था इसमें आपके प्रदर्शनी वाला, ठीक है, पापड़ वाला एक प्रश्न। तो ये अब की बार आपकी जो पुस्तक मेले का आ सकता है, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है पुस्तक प्रेमियों के लिए। तो इसमें आपके रामलीला मैदान में इस प्रकार का आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। या फिर जो नव अंकुर संस्था है, उनकी विधवा महिला सहायता संस्था है जयपुर की ओर से एक कारपेट की बिक्री हेतु आपके जो एक विज्ञापन तैयार करना है, जिसमें लिखना है कि सुनहरा अवसर, 30% की छूट, सुनहरा अवसर, दिनांक डाल देनी है, स्थान डाल देना और आपको ये विज्ञापन तैयार हो जाएगा। और ये आपकी हैंडलूम वाला जो दे रखा है, जयपुर शहर में आयोजित हैंडलूम एक्सपो जो दे रखा है, इसमें आपको बिक्री हथकरघा और हस्तशिल्प के विशेष आकर्षक जो उत्पाद है उसकी बिक्री के लिए लिखना है। फिर आपके पत्र आएगा, तो पत्र में आपके जो भी पूछा गया था कि एक तो आप क्या सकते हैं कि जो भ्रमण के लिए आपको ले जाना है, शैक्षिक भ्रमण के लिए आपको ले जाना है, तो उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर अपने को एक प्रार्थना पत्र लिखना है छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निवेदन करना, एक प्रार्थना पत्र ये हो जाएगा। और एक प्रार्थना पत्र आपके पूछा गया है जन्मदिन, स्वयं को आलोक कुमार मानते हुए मित्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको बधाई पत्र लिखना है, ये आपका बधाई पत्र हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें आपके छात्र स्वयं का जो स्वयं को सीकर निवासी संजय मानते हुए कोटा में अध्ययन करते अपने भाई विजय को पत्र लिखना, जिसमें अध्ययन के साथ साथ खेलों के भाग लेने की सलाह दी गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण इसमें आपकी ये जो निबंध है वो आपके दे रखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन में बौद्धिक सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, आतंकवाद समस्या, योग एवं खेलकूद, चुनावी परिदृश्य, राजस्थान के त्यौहार और संस्कृति, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। इंपॉर्टेंट है ये, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन की अविस्मरणीय घटना है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, भाषा का महत्व है, बेरोजगारी और आपके महंगाई वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके आने के पूरे चांस हैं। तो ये आपको इसमें देख लेना एक बार। और ये आपकी बोर्ड की और ज़्यादा तैयारी के लिए, बोर्ड परीक्षा के परिणाम को उन्नयन के लिए एक शेखावटी मिशन 100 की जो बहुत ही शानदार PDF है कक्षा 10 के लिए हिंदी की PDF है। और ये आप जो बहुत ही अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और इंग्लिश में आप लगभग जो 98% प्रश्न इस PDF में से पूछे गए थे। हिंदी में भी आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस PDF में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप जो जा करके कक्षा 10 की टेस्ट सीरीज़ में जाना, वहाँ पर आपको ये फ्री में मिल जाएगी, वहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और ये बहुत ही अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा इसको पूरा तैयार किया गया है। तो ये शानदार कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, जो आपको काफ़ी इसमें हेल्प करेगा आपके पेपर के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपके आगे जितने भी आने वाले प्रश्न हैं उनके लिए आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना और अपने वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो ये आपके एक मॉडल पेपर दे रखा है, इस मॉडल पेपर को भी अच्छे से आपको तैयार करना है ताकि इनमें से कोई प्रश्न आएगा तो आपके गलत नहीं होगा। जैसे कामायनी का पूछा है कि कामायनी की रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, इसका उत्तर आपको कर देना है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट भी उपलब्ध है, तो आप रोजाना टेस्ट दे सकते हैं। सभी मॉडल पेपर वगैरह सारी चीज़ आपको उपलब्ध हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।